नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। तो पहले टेस्ट के दूसरे दिन का अंत हो चुका है। भारतीय टीम पिछली सीट पर जाकर बैठ चुकी है न्यूजीलैंड के। और जहां तक बात करें मैच की, तो टीम इंडिया पिछड़ती हुई दिख रही है। न्यूजीलैंड के एक भी विकेट गिरा नहीं है। टीम बना चुकी है 129 रन का स्कोर। और भारतीय जो गेंदबाजी है वो बैकफुट पे दिख रही है। ना स्पिनर्स काम आ रहे हैं और ना ही गेंदबाज काम, ना ही पेसर्स काम आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। हमारे साथ मुकुल जी मौजूद हैं, अभिषेक जी मौजूद हैं। इनसे कुछ सवाल होंगे आज के मुकाबले पर। बैटिंग पे भी सवाल होंगे, क्योंकि एक समय पर टीम इंडिया 258 रन, जब कल मैच का अंत हुआ था तो एक समय पे लग रहा था कि टीम इंडिया 400 रन तक पहुंच जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजों ने आखिरी के आज के शुरुआत के दिन में बल्लेबाजी की है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से शॉट्स जो खेले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही खराब थे। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। अश्विन पर बात होगी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल पर, और ईशांत शर्मा उमेश यादव पर बात होगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा अभिषेक जी से ही होगा कि आज भारतीय टीम में कमी क्या रहेगी, बॉलिंग कहां पर खराब रही भारतीय? हाँ, देखिए, बॉलिंग से पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। आपकी टीम में आखिर ये चीज़ें कब दूर होंगी कि वन मैन शो, टू मैन शो, मतलब एक दो लोगों को छोड़कर कोई चलता नहीं। साहा को आप क्यों खिला रहे हैं बॉस? मेरी बात अगर भारतीय क्रिकेट के जानकार, उनके कोच, सिलेक्टर सुन रहे हों तो प्लीज़ साहा को ड्रॉप करिए, क्योंकि मैं लंबे अरसे से देख रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, साहा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। ना अर्धशतक निकल रहा है, ना शतक निकल रहा है। तो साहा को दूर करिए। और रही बात बॉलिंग की, आपने कहा टर्निंग ट्रैक है और पेसर्स को नहीं मदद मिल रही है। टर्निंग ट्रैक आप करते करते उसी टर्निंग ट्रैक पर आकर 128 रन बना दिए। उसी टर्निंग ट्रैक पर पेसर्स विकेट ले रहे हैं न्यूजीलैंड के, और आपसे एक विकेट नहीं निकल रही। तो बहुत सारी कमियां हैं, उन्हें दूर करना। हाँ, लेकिन एक उम्मीद की बात यह है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, तीसरा दिन काफ़ी अहम हो जाता है इंडियन क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की पिच पर। अब गेंदें रफ में गिरेंगी। देखिए, 2 दिन पिच बहुत अच्छी बनाई गई थी कानपुर की, नहीं तो पहले दिन के लास्ट सेशन या दूसरे दिन के दूसरे सेशन तक रफ आने शुरू हो जाते हैं। अब जाके रफ, क्योंकि पिच हार्ड थी, जिस तरह से पेसर्स को मदद मिली न्यूजीलैंड के, कहीं ना कहीं पिच हार्ड थी, तो अब जाके रफ बनना शुरू हुआ है। कल पहले सेशन में आप देखिएगा, कम से कम 4 से 5 विकेट न्यूजीलैंड के गिरेंगे, क्योंकि रफ में अब गेंदें गिरेंगी, टर्न लेंगी। और जब गेंदें रफ में गिरती हैं तब फिर इंडियन स्पिनर्स कातिलाना अंदाज में नजर आते हैं। बात की रिद्धिमान साहा की आपने, तो अभी इस समय वर्तमान में भारतीय क्रिकेट की अगर बात करें तो कौन सा, ऋषभ पंत के बाद आपको कौन सा ऐसा विकेट कीपर देखता है जिसको टीम में खिलाया जाना चाहिए और वो टेस्ट क्रिकेट के काबिल है और जिसका फ्यूचर भी भारतीय टीम के साथ हो? विकेट कीपिंग के लिए ऐसी कोई बात नहीं कि विकेट कीपिंग के लिए हम एक जो बल्लेबाजी का स्पॉट है उसको एक निचले स्तर के बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ, उनसे अच्छा तो अश्विन खेल गए 38-40 रन, उनसे अच्छा उमेश यादव 5 छक्के लगा देते हैं। हमने तो उन्हें छक्का लगाते नहीं हुए देखा रिद्धिमान साहा को। तो आप केएल राहुल को भी ला सकते हैं, या आपके पास मयंक अग्रवाल है, वो भी विकेट कीपर है। विकेट कीपिंग तो कोई भी कर सकता है। ऋषभ पंत, मयंक अग्रवाल विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। केएल राहुल करते हैं कभी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी जो वो है फिटनेस, उस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि केएल राहुल तीनों फॉर्मेट्स खेलते हुए आते हैं। लेकिन देखिए, अगर संजू सैमसन की T20 में कंसिस्टेंसी पर सवाल उठते हैं, तो अगर उन्हें टेस्ट क्रिकेट में लाया जाएगा तो वो भी, और टेस्ट में अंतर है ना। T20 तो फटाफट क्रिकेट है, एज लगा आउट हुए, हिट किया, बाउंड्री पे पकड़े गए, LBW हो गए आप स्वीप मारने के चक्कर में। लेकिन जब आप एक छोटे से फॉर्मेट जो सिर्फ 20 ओवर का खेला जाता है, वो उनको सिर्फ उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स पे खिलाया जाता है, क्योंकि वो विकेट कीपर अच्छे हैं। आप विकेट कीपिंग स्किल के चक्कर में एक बल्लेबाजी का स्लॉट खाली कर दोगे। तो अगर आप मान लीजिए आपने किसी ऐसे विकेट कीपर को खिला लिया जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी है लेकिन विकेट कीपिंग उतनी अच्छी नहीं है, बॉलर बॉलिंग करने आता है, अगर 2-3 कैच छूट जाते हैं वहां पे रिजल्ट निकल आता है। विकेट कीपिंग संजू सैमसन की अच्छी नहीं, लेकिन फिर जैसे जैसे बल्लेबाजी 5 फीट दूर हवा में उड़ के कैच पकड़। ये सवाल मुकुल जी इसका जवाब देंगे, उन्हीं से मैं लूंगा कि क्या रिद्धिमान साहा की जगह पे कौन है? अगर क्या संजू सैमसन इतना केपेबल है? देखिए, रिद्धिमान साहा की जगह जिसको टीम में होना चाहिए ऋषभ पंत के बैकअप में, तो वो टीम में है केएस भरत। आप देखो तो केएस भरत ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला है भाई। जो डोमेस्टिक, अगर जो हम संजू सैमसन को आईपीएल खेलते हुए देख रहे हैं, ईशान किशन को आईपीएल खेलते हुए देख रहे हैं, केएल राहुल को आईपीएल, जो रणजी खेल रहे हैं उन्हें तो लो। रणजी का जो फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है, तो वहां से प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में लाओ। क्यों हम T20 के प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट की टीम चुनेंगे?
आप देखो तो केएस भरत कंटिन्यू 3-4 साल में टॉप लीडिंग रन स्कोरर्स में रहे हैं, टॉप 10 में रहे हैं। तो और केएस भरत की टेक्निक भी टेस्ट वाली है। तो जहाँ टेस्ट की टेक्निक में हमें ये चाहिए कि 5वें जो टेस्ट का विकेट कीपर होता है जनरली इंडिया में जो है वो 6 या 7वें नंबर बैटिंग करने आता है। तो 6वें 7वें नंबर बैटिंग जब होता है तो 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो टीम बहुत अच्छी कंडीशन में हो, वहाँ पे आके आपको हिट करके मैच बनाने होते हैं, या तो टीम एकदम डाउन कंडीशन में हो। तो कल भी देखिए आप, इंडिया 145 पे 4 विकेट गिर गए थे, वहाँ हमें एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए था, जैसे अगर ऋषभ पंत होते तो शायद वहाँ आते तो थोड़ा बहुत खेल खुलता। तो कल जडेजा के ऊपर भेजा गया, जडेजा के बाद शाह है। तो शाह की बैटिंग में कभी भी वो क्वालिटी नहीं दिखी। चाहे एक सिर्फ वेस्ट इंडीज में उन्होंने एक सेंचुरी बनाया, उस सेंचुरी को छोड़ दे तो शाह की बैटिंग में कुछ दिखा ही नहीं। संजू सैमसन पर अभिषेक जी बोल रहे हैं कि संजू सैमसन को टीम में लाना चाहिए, क्या आपको लगता है ये सही डिसीजन होगा? देखो नहीं, संजू सैमसन नहीं, क्योंकि देखिए टेस्ट जो है टेम्परामेंट और कंसिस्टेंसी का खेल है। आप कितना कंसिस्टेंट होते हो, कितना एकाग्रता आपकी कितनी अच्छी, धैर्य अगर आप पैसेंस है। आप संजू सैमसन को देखो, इंडियन क्रिकेट जो बंदा कंटिन्यू अपनी, ऐसा नहीं है संजू सैमसन के पास टैलेंट नहीं है, वो पैसेंस नहीं है जो उनको चाहिए। अगर संजू सैमसन के पास पैसेंस होता तो शायद आज वो टीम इंडिया के रेगुलर मेंबर होते। आप देखो उनको चांस भी मिले, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं मिले, वो आते दूसरी गेंद पे छक्का उड़ाने के चक्कर में चले जाते। तो ये चीज़ें जो है ना वो संजू सैमसन को थोड़ा सा डाउन कर रही है। आप देखो तो संजू सैमसन से मच बेटर, अभी देखोगे तो ईशान किशन संजू सैमसन से बेटर आगे निकलते दिख रहे हैं। क्यों? ऋद्धिमान साहा के वजह से कुछ इंडियन क्रिकेटर का करियर नहीं खराब हो गया, खासकर विकेट कीपर बल्लेबाज का? जैसे कौन, जैसे आप क्या दिनेश कार्तिक के अंदर क्रिकेट नहीं? दिनेश कार्तिक, देखिए दिनेश कार्तिक महेंद्र सिंह धोनी वाले एरा से आते हैं। उनका जवाब देता हूँ। देखिए रिद्धिमान साहा और दिनेश कार्तिक आपने बात की, तो जब महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे तो रिद्धिमान साहा कंटिन्यू टीम के कंटेंडर थे। भाई जिस बंदे ने 32 साल इंतजार किया हो टीम इंडिया में खेलने को, और ऐसी बात है ऋषभ पंत रिद्धिमान साहा पूरे वर्ल्ड के टॉप विकेट कीपर्स में से एक हैं। उनकी विकेट कीपिंग स्किल पे कोई संदेह नहीं कर सकता। रिद्धिमान साहा स्पेशली इंडियन स्पिन विकेट्स पे टेस्ट, आप ऋषभ पंत को देखते होगे कि कई बार वो स्टंपिंग्स और कॉट बिहाइंड छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा साहा के साथ नहीं। और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली हम स्किल्स के आधार पर एक बल्लेबाजी स्लॉट को खाली रखें, वो आपने मुझे लगता है ये लास्ट उनका सीरीज होने वाला है, क्योंकि हमारे पास आप देखो कहाँ 1-1.5 से जब से ऋषभ पंत टीम में एंटर हुए हैं शाह को मौका नहीं दिया गया। और ऐसा शाह ने पिछले 2 साल में देखो तो कुछ सीरीज में अच्छा खेला, चाहे वो कोलकाता टेस्ट में वो मैन ऑफ द मैच दोनों पारियों में 50s बनाए थे, वेस्ट इंडीज में देखो जब सेंचुरी बनाई थी, तो उसके बाद शाह भी तो टीम में कंटिन्यू नहीं है, वो इन आउट होते रह रहे हैं। तो शाह की बैटिंग टेक्निक भी सही है, लेकिन जो स्विमिंग पे वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शाह की तो चर्चा कर ली गई, चेतेश्वर पुजारा पे भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, या रहाणे पे? लेकिन अभी इसका जो निष्कर्ष है वो निकल नहीं पाया। क्या संजू सैमसन आपके हिसाब से टीम में उनको लाना चाहिए? अगर केएस भरत की बात की है, मुकुल जी ने उनके क्रिकेटिंग टाइम को अगर फॉलो किया है, तो केएस भरत, अगर मुकुल जी ने उन्हें देखा है तो मुकुल जी अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट है, केएस भरत को ही खिला लीजिए, लेकिन शाह को देखिए, हाँ ये परफेक्ट है, क्योंकि केएस भरत आप देखो 2-3 दौरे से टीम इंडिया के साथ जा सकते हैं। और केएस भरत के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है ना, आप उनको बैटिंग ऑर्डर में कहीं भी मोबिलाइज कर सकते हो, कहीं खिला सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो 6वें 7वें नंबर के बैट्समैन, आप केएस भरत कर्नाटक के लिए कभी ओपन भी करते, कभी 3रे नंबर पर भी खेलते हैं। तो केएस भरत के साथ ये भी सीन नहीं। अगर मान लीजिए आपके बैटिंग ऑर्डर कभी कभी क्या होता है कि कंकशन वगैरह भी होता है, तो वहाँ बैटिंग ऑर्डर में केएस भरत आपको अच्छी एज देंगे। और केएस भरत टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, उनके पास अच्छी टेक्निक है टेस्ट क्रिकेट की। तो भारतीय बल्लेबाजी के बाद हम बढ़ते हैं गेंदबाजी की तरफ, चाहे वो पेसर्स हों या फिर स्पिनर्स। आज मैच में फीके दिखाई पड़े, क्या कमी रहेगी भारतीय बॉलिंग में? भारतीय बॉलिंग में सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है, उमेश यादव लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, और ईशांत शर्मा औसत दर्जे के खिलाड़ी, कभी वो इतने सालों से भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, सालों से भाई कोई क्रिकेट स्पेशलिस्ट हैं वो। हाँ देखिए, ऐसा है कि ईशांत शर्मा कभी कभी जब चलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं चलते हैं तो फिर कई गैप चले जाते हैं। तो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा चाहिए कि एक मैच नहीं चला अगले मैच चल जाए, एक पारी नहीं चला अगले पारी में कुछ कमाल कर जाए। मेरा मानना है कि ईशांत शर्मा और उमेश यादव में किसी एक को बैठा के मोहम्मद सिराज को खिलाना था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन रहा उनका। देखिए आज सबसे बड़ी चीज़ जो अब हम बात करें इंडिया की बॉलिंग पे, आज सबसे अच्छी चीज़ हमें ये मिली ना कि आज न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला।
इंडिया ने बॉलिंग खराब की, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला। आप विल यंग अपना पहला टेस्ट खेले इंडिया में, टॉम लेथम इंडिया के खिलाफ हमेशा अच्छी, वो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं टॉम लेथम। तो टॉम लेथम आप देखो, जो पिछले जो सीरीज जो भी रहे हैं इंडिया में, टॉम लेथम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, वो टीम इंडिया के बॉलर्स पे हावी रहे हमेशा। तो टॉम लेथम ने बहुत अच्छी, और उनका साथ पहले विल यंग धीमा खेल रहे थे, पहले गेंदों को समझ रहे थे, लेकिन बाद में विल यंग ने स्पिनर्स पे अटैक की, अक्षर पटेल को खेला, जडेजा को खेला। तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और ऐसी बात नहीं है टीम इंडिया पीछे अभी। आपको कल शाम से, यानी कल हाफ सेशन के बाद से, दूसरे सेशन के आधे सेशन के बाद से आपको इंडियन स्पिनर्स का अटैक आपको देखने को मिलेगा। 10 विकेट बचे हुए हैं अभी, सिर्फ 216 रन ही हैं। 10 अच्छी गेंदें, 10 विकेट, लेकिन 10 अच्छी गेंदें गिरने में भी टाइम लगता है, इतनी भी खराब पिच नहीं है। एक बार रफ तैयार होने दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर खुद ही रफ तैयार करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर से पूछे कि रफ कैसे बनाया जाता है या रफ कैसे क्रिएट हो जाता है, तो खुद ही आपको बताएगा। लेकिन उसके बाद जो थर्ड इनिंग होगी उसमें भी टीम इंडिया को बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, इंडियन क्रिकेट तो होता नहीं है कि मछली पकड़ने वाला तालाब में, और नए नौसिखिया मछुआरे से काफ़ी बेटर होता है। तो जिसकी आदत ही हो पर डे मछली पकड़ने की, यानी हमेशा से उसी रफ में खेलने की, तो फिर रफ और टफ में अंतर तो होगा ही। क्या इंडिया जीतते हुए दिख रही है आपको ये टेस्ट मैच? कल अगर जहां तक न्यूजीलैंड को अगर आउट कर लेते हैं 216 या 200 के अंदर 20-25 रन की लीड लेके, उसके बाद फिर 150 रन बोर्ड पे लगा, मेरा मानना यह है कि कल अगर लास्ट सेशन से पहले न्यूजीलैंड ऑल आउट होती है 300 के अंदर, मैं 300 न्यूजीलैंड को मान के चल रहा हूँ इतनी अच्छी शुरुआत के बाद, तो इंडिया के पास बचते हैं 40 रन, 39-40 रन। इंडिया अगर चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 240 भी बना देगी, तो भी न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी हो जाएंगे 5वें दिन। और इंडिया, अगर स्पिनर्स ने आपके कमाल दिखाया, पेसर्स ने इक्का दुक्का विकेट निकाल के दिए, तो इंडिया जीत भी सकती है। इतनी जल्दी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीम अच्छी है, बेटर है। आपका क्या मानना है, क्या इंडिया जीत रही है? देखिए, अभी तो नहीं कहा सकता जीत सकती, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा क्रिकेट के, अभी न्यूजीलैंड के सबसे टॉप बैट्समैन हैनी निकोल्स और केन विलियमसन आने वाले हैं। तो हम ये अभी नहीं डिसाइड कर सकते, कल शाम की पिच जो हो वो बताएगी, क्योंकि देखिए उसके बाद इंडिया को बैटिंग करनी है, और इंडियन बैटिंग में ना चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर सेकंड पारी में वो फेल होते तो हो सकता है इंडिया टेस्ट हारते हुए भी दिख जाए, क्योंकि अगर एक बार 400 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने, तो वो 50-60 रन का बढ़त, और अगली पारी टीम इंडिया तीसरी चौथी पारी में 200-150, ये एवरेज स्कोर होता है इंडियन पिचेस पे। तो वो अगर 100 रन का भी टारगेट मिलता है चौथी पारी में न्यूजीलैंड को, तो पिच कितनी भी खराब हो, न्यूजीलैंड 100 रन चेस कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो टेम्पलेट है, वो क्रिकेट है। तो ये अभी गेम 50-50 नहीं, 60-40 इंडिया के फेवर में 60 है। ये इसलिए क्योंकि पिच रफ होने वाली है, या फिर पिच टूटने वाली है, चौथे 5वें दिन पिच टूटेगी, इस वजह से इंडिया को 60, अदरवाइज न्यूजीलैंड को 40। और न्यूजीलैंड को 40 इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे क्रिकेट खेले। आप देखो न्यूजीलैंड की बॉलिंग, टीम सऊदी 130-135 की स्पीड उनकी थी, लेकिन गेंद हल्की घूमी, उस पर वो बंदा विकेट लेके गया। आप जडेजा का विकेट देखो, साहा का विकेट देखो आज के में, और श्रेयस अय्यर तो सॉफ्ट डिसमिसल रहेगा, वो शॉट पिक ज़्यादा पिक न कर पाए, या कुछ शॉट। बाकी आप देखो तो कल का पुजारा का विकेट देख लो, तो गेंद हल्की से निक कर रही है और बैट्समैन उसी में फंस जा रहे हैं। तो वो बुद्धिमानी उनकी जो थी, वो एक गेम प्लान था कि भैया हम आगे करेंगे, थोड़ा सा गुड लेंथ की गेंदें डालेंगे, बैट्समैन को चांस देंगे। देखो पुजारा भी कंटिन्यू ड्राइव खेले थे, लेकिन एक गेंद ही हल्की हिले थी, उस पर वो आउट हो गए। आप रहाणे की बात करो, रहाणे 35 रन बनाए, उतने देर बहुत अच्छी रहाणे की आप बैटिंग देखो, 35 हाईलाइट देखोगे तो लगे यार ये आउट कैसे हो गया, इतनी अच्छी बैटिंग करे थे रहाणे, लेकिन एक मिस टाइम शॉट जो बल्ला उनका हल्का सा टेढ़ा हो गया और इनसाइड एज लग के वो प्ले डाउन हो गए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि न्यूजीलैंड खेल कैसा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो पिछले दशक से, 4-5 साल नहीं, पिछले एक दशक से आप देखो तो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने हर जगह जाकर प्रदर्शन किया है, सिर्फ इंडिया में नहीं। इंडिया में पिछले जो सीरीज में हारी, लेकिन लड़के हारी है। जैसे यहाँ देखो आप, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आती है, या फिर साउथ अफ्रीका, वो खेल भी नहीं पाते। पिछले सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाले देखो तो पिछले चेन्नई टेस्ट छोड़ दें जो पहला टेस्ट था, फिर इंग्लैंड वाला जो पहला टेस्ट था, उसके बाद टीम इंडिया उनको धाराशायी कर दिया। तो ये चीज़ न्यूजीलैंड के साथ नहीं, न्यूजीलैंड की टीम बहुत रेगुलर, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। उनके पास काइल जेमिसन, टीम सऊदी, बॉलिंग यूनिट भी अच्छी है, बैटिंग यूनिट भी अच्छी है, तो ये न्यूजीलैंड के साथ प्लस पॉइंट। कल कौन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहने वाला भारतीय बॉलिंग में आपके हिसाब से? कल स्पिनर्स या पेसर में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेने वाला? पेसर्स में ईशांत शर्मा ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे, और स्पिनर्स में मेरा जो मानना है
रविचंद्र अश्विन। वही सवाल मेरा आपसे भी ये हुआ, कौन कल? उमेश यादव, अक्षर पटेल। उमेश यादव। सुबह जब ओस हल्की जब ओस रहती है 9:30 बजे गेम जब चालू होता है, तो जब गेम चालू होगा तो उस समय उमेश यादव और की बॉलिंग देखने लायक है। और उमेश यादव के बाद जब नई गेंद आएगी 23 ओवर बाद, शायद इंडिया नई गेंद ले या ना ले, लेकिन उसके बाद भी उमेश, क्योंकि उमेश यादव के पास रिवर्स स्विंग है। और रिवर्स स्विंग के बाद क्या होता है, जब आप देख रहे हो कानपुर की पिचेज में गेंद उठ नहीं रही है, गेंद जो है उठ नहीं रही है, गेंद की हाइट जो है घुटने और कमर से नीचे ही रह रही है। तो वहाँ क्या होता है कि जब रिवर्स स्विंग गेंद बल्लेबाज पड़ता है कि इतनी ये लेंथ आएगी, इतनी ऊंची होने वाली, लेकिन वो गेंद उस लेंथ पे आती नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कल उमेश यादव को फ़ायदा देने वाली, क्योंकि उमेश यादव स्पीड में बॉलिंग करते हैं, तो वो जब स्पीड में वेरिएशन आएगा तो बैट्समैन अच्छा खाएगा। फिलहाल आज की इस स्पेशल कवरेज में इतना ही, और बाकी दिनों की कवरेज को लेकर हम यहाँ पर फिर से हाजिर होंगे। फनी सवाल आया है, एक यूजर्स ने भेजा है कि कानपुर वाले भैया पे क्या कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं। देखिए, कानपुर की खासियत मानी जाती है वो, तो यही सवाल मेरा मुकुल जी से हुआ, क्या कोई कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए कुछ नहीं, कानपुर अपनी विरासत संजो रहा है। तो फिलहाल इसी फनी कमेंट के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर अंत करते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।